जय हिंद बेटा। अपना अगला अध्याय आज कृष्णनाथ। सबसे पहले इनका परिचय देखेंगे। जन्म हुआ था इनका कोई 1934 ईस्वी में वाराणसी उत्तर प्रदेश में। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं लद्दाख में राग विराग, किन्नर, धर्मलोक, स्पीति में बारिश, पृथ्वी परिक्रमा, हिमालय यात्रा, अरुणाचल यात्रा, बौद्ध निबंधावली। हिंदी और अंग्रेजी में कई पुस्तकों का इन्होंने संपादन भी किया है और इनको जो सम्मान मिला था वो था लोहिया सम्मान, और मृत्यु 2016 में इनकी हो गई थी। कृष्णनाथ के व्यक्तित्व के कई पहलू हैं। काशी हिंदू विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में एमए करने के बाद इनका झुकाव समाजवादी आंदोलन और बौद्ध दर्शन की ओर हो गया। बौद्ध दर्शन में इनकी गहरी रुचि थी। ये अर्थशास्त्र के विद्वान हैं और काशी विद्यापीठ में इसी विषय के प्रोफेसर भी रहे हैं। अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं पर इनका अधिकार है और दोनों की पत्रकारिता से भी इनका जुड़ाव रहा है। हिंदी की साहित्यिक पत्रिका कल्पना के संपादक मंडल में वे कई साल रहे हैं और अंग्रेजी के मैनकाइंड का कई वर्षों तक इन्होंने संपादन भी किया है। राजनीति, पत्रकारिता और अध्यापन की प्रक्रिया से गुजरते गुजरते वे बौद्ध धर्म की ओर मुड़े। भारतीय और तिब्बती आचार्यों के साथ बैठकर उन्होंने नागार्जुन के दर्शन और वज्रयानी परंपरा का अध्ययन शुरू किया। भारतीय चिंतक जे कृष्णमूर्ति ने जब बौद्ध विद्वानों के साथ चिंतन मनन शुरू किया तो कृष्णनाथ भी उसमें शामिल थे। बौद्ध दर्शन पर कृष्णनाथ जी ने काफ़ी कुछ लिखा भी है। इतना कुछ करने के बावजूद कृष्णनाथ जी की सृजन आकांक्षा पूरी नहीं हुई, लिखने की इच्छा पूरी नहीं हुई, इसलिए ये यायावर हो गए। यायावर का मतलब घूम घूम करके जीवन व्यतीत करने लगे। एक यायावरी तो उन्होंने वैचारिक धरातल पर की थी, दूसरी सांसारिक अर्थ में। उन्होंने हिमालय की यात्रा शुरू की और उन स्थलों को खोजना और खंगालना शुरू किया जो बौद्ध धर्म और भारतीय मिथकों से जुड़े हुए थे। बौद्ध धर्म से संबंधित जो स्थल थे उनकी इन्होंने यात्राएं की हैं। वहाँ से अनेक प्रकार के जो भारतीय मिथक थे उनको उन्होंने देखा है, परखा है, उनसे संबंधित जानकारी इन्होंने प्राप्त की है। फिर जब उन्होंने इस यात्रा को शब्दों में बांधना शुरू किया तो यात्रा वृत्तांत जैसी विधा अनूठी विलक्षणता से भर गई। कृष्णनाथ जहाँ की यात्रा करते हैं वहाँ वे सिर्फ पर्यटक नहीं होते बल्कि एक तत्ववेत्ता की तरह वहाँ का अध्ययन भी करते चलते हैं। हर चीज़ को बारीकी से वो देखते हैं, उसका सूक्ष्म अध्ययन करते हैं, चिंतन करते हैं, मनन करते हैं। पर वे शुष्क अध्ययन नहीं करते बल्कि उस स्थान विशेष से जुड़ी स्मृतियों को वो उघाड़ते भी हैं, उनको खोलते भी जाते हैं। ये वे स्मृतियाँ होती हैं जो इतिहास के प्रवाह में सिर्फ स्थानीय होकर के रह गई हैं, लेकिन जिनका संपूर्ण भारतीय लोकमानस से गहरा रिश्ता रहा है। पहाड़ के किसी छोटे बड़े शिखर पर दुबक कर बैठी हुए विस्मृत सी स्मृति मानो कृष्णनाथ की प्रतीक्षा कर रही हो कि वे आएँ, उसे देखें और उसके बारे में लिखकर उसे जनमानस के पास ले जाएं। कृष्णनाथ के यात्रा वृत्तांत विशेष से जुड़े होकर भी भाषा, इतिहास, पुराण का संसार समेटे हुए है। पाठक उनके साथ खुद यात्रा करने लगते हैं। वे लोग जो इन स्थानों की यात्रा कर चुके होते हैं वे भी अगर कृष्णनाथ के यात्रा वृत्तांत को पढ़ेंगे तो उसे कुछ नया लगेगा। उन्हें महसूस होगा कि उनकी पुरानी यात्रा अधूरी थी और कृष्णनाथ की यात्रा वृत्तांत को पढ़ करके वह पूरी हुई है। यानी बहुत ही बारीकी से वो अध्ययन करते थे यात्राओं का, जहाँ पर भी यात्रा करने के लिए वो जाते थे। यहाँ पर उनका एक यात्रा वृत्तांत है, स्पीति में बारिश। स्पीति है वो हिमाचल के मध्य में स्थित है एक।
स्पीति में बारिश पाठ एक यात्रा वृत्तांत है, एक यात्रा का विवरण है। स्पीति हिमाचल के मध्य में स्थित है। ये स्थान अपनी भौगोलिक और प्राकृतिक विशेषताओं के कारण अन्य पर्वतीय स्थलों से भिन्न है। यानी स्पीति कैसा क्षेत्र है? एक पर्वतीय क्षेत्र है, पहाड़ है। लेखक ने इस पाठ में स्पीति की जनसंख्या, कितनी जनसंख्या है, कौन कौन सी ऋतुएं हैं, वहाँ कौन कौन सी फसलें होती हैं, जलवायु कैसी है और वहाँ का भूगोल कैसा है आदि का वर्णन किया है, जो परस्पर एक दूसरे से संबंधित हैं। पाठ में दुर्गम क्षेत्र स्पीति में रहने वाले लोगों के कठिनाई भरे जीवन का वर्णन भी किया गया है कि उन पहाड़ी इलाकों के अंदर किस प्रकार से लोग अपना जीवन व्यतीत करते हैं। कुछ युवा पर्यटकों का पहुंचना स्पीति के पर्यावरण को बदल सकता है। ठंडे रेगिस्तान जैसे स्पीति के लिए उनका आना वहाँ बूंदों भरा एक सुखद संयोग बन सकता है। यानी स्पीति कैसा रेगिस्तान है? ठंडा रेगिस्तान है। पाठ देखो, स्पीति हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले की एक तहसील है। कौन से जिले की? लाहौल स्पीति जिले की एक तहसील है। लाहौल स्पीति का ये भी आकस्मिक है, ये योग भी आकस्मिक है। इसमें बहुत योगायोग नहीं है। ऊंचे दर्रों और कठिन रास्तों के कारण इतिहास में भी कम रहा है। इतिहास में इसका उल्लेख भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसके रास्ते भी कैसे हैं? उबड़ खाबड़ हैं, दुर्गम है, वहाँ पर कठिनाई से पहुँचा जा सकता है। एलंगे भूगोल यहाँ का इतिहास का एक बड़ा कारक है। यानी उसके बारे में अधिक लोग नहीं जानते हैं, स्पीति के भौगोलिक क्षेत्र के बारे में नहीं जानते हैं। अब जबकि संचार में कुछ सुधार हुआ है, संचार व्यवस्था के अंदर सुधार हुआ है, तब भी लाहौल स्पीति का योग प्राय वायरलेस सेट के जरिए होता है। जैसे पहले चलते थे वायरलेस सेट, उसी प्रकार अब भी वहाँ पर संचार के साधन नहीं है, केवल वायरलेस के द्वारा ही वहाँ पर बातचीत की जाती है। जो केलंग और काजा के बीच खड़कता रहता है, फिर भी केलंग के बादशाह को भय लगा रहता है कि कहीं काजा का सूबेदार उनकी अवज्ञा तो नहीं कर रहा है, उनकी अवहेलना, उसका अपमान तो नहीं कर रहा है, कहीं बगावत तो नहीं करने वाला है, कहीं युद्ध तो नहीं करने वाला है, आक्रमण तो नहीं करने वाला है। लेकिन सिवाय वायरलेस सेट पर संदेश भेजने के वह कर भी क्या सकता है? और तो वो कुछ कर भी नहीं सकता, केवल वायरलेस के माध्यम से संदेश भेज सकता है। आज जिस प्रकार हमारे यहाँ मोबाइल वगैरह हैं, वहाँ पर इस प्रकार के मोबाइल नहीं हैं। बसंत में भी 170 मील जाना आना कठिन है। शीत में तो प्राय कैसा होता है? असंभव होता है, क्योंकि वहाँ पर क्या जम जाती है? बर्फ जम जाती है, इसलिए रास्ते बंद हो जाते हैं। प्राचीन काल में शायद स्पीति भारतीय साम्राज्यों का अनाम अंग रही है, जिसको कोई जानता भी नहीं था। जब ये साम्राज्य टूटे तो ये स्वतंत्र रही है। फिर मध्य युग में प्राय लद्दाख मंडल और कभी कश्मीर मंडल, कभी बुशहर मंडल, कभी कुल्लू मंडल, कभी ब्रिटिश भारत के तहत रही है। अलग अलग क्षेत्रों के अंदर ये रही है, कभी किसके अधीन रही है, कभी किसके अधीन रही है। तब भी प्राय स्वायत्त रही है, स्वतंत्र रही है। इसकी स्वायत्ता भूगोल ने सृजी है। भूगोल के कारण, दुर्गम क्षेत्र होने के कारण वहाँ पर लोग आ जा नहीं सकते हैं। भूगोल ही इसकी रक्षा करता है, भूगोल ही इसका संहार भी करता है। पहले कभी उन राजाओं का कोई हरकारा आता था, हरकारा होता था संदेशवाहक, पत्र ले जाने का, समाचार ले जाने का और लाने का काम करने वाला। तो उसके आते जाते वह अल्प बसंत बीत जाता था। आधा बसंत था वो, जैसे मान लो 3 महीने का बसंत है तो 1.5 महीना तो आने जाने के अंदर क्या हो जाता था? पूरा हो जाता था। जब कोई जोरावर सिंह जैसा आता था तो स्पीति का तरीका वही था जो तुपचिलिंग गोनपा में मैंने देखा था। जब डायनामाइट का विस्फोट हुआ तो लाहुली हदस कर, आंख बंद कर, चांगमा का तना पकड़ या एक दूसरे को पकड़ करके बैठ गए, क्योंकि वहाँ पर क्या है? पहाड़ हैं और पहाड़ों के अंदर पहाड़ों को तोड़ने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? डायनामाइट का प्रयोग किया जाता है, जिसको तोड़ करके पत्थर
किए जाते हैं। जोरावर सिंह के आक्रमण के समय स्पीति के लोग घर छोड़ करके भाग गए थे। उसने स्पीति को और वहाँ के विहारों को लूटा था। ये अप्रतिकार शायद स्पीति की सुरक्षा की पद्धति है। स्पीति में जनसंख्या लाहौल से भी कम है। 1901 की जनगणना के अनुसार 3231 रही है। 2001 में वहाँ जनसंख्या कितनी थी? 3201। 1971 की जनगणना के अनुसार 7196 है। इन ज़्यादा अंतर नहीं रहा, ज़्यादा नहीं बढ़ी है। इसका क्षेत्रफल मुझे 1971 की जनगणना में लाहौल के साथ जोड़ करके मिला था, दोनों का एक साथ मिला था, लाहौल और स्पीति का, जो 12,015 वर्ग किलोमीटर है। स्पीति का अलग क्षेत्रफल नहीं दिया गया है। इंपीरियल गजेटियर ऑक्सफोर्ड 1908 खंड 32 के अनुसार ये क्षेत्रफल 2155 वर्ग मील है। इस तरह स्पीति की जनसंख्या प्रति वर्ग मील 4 से भी कम है। इन 1 वर्ग मील में कितने आदमी रहते हैं? वहाँ पर 4 आदमी रहते हैं। जनसंख्या बहुत ही कम है। 1901 में ये प्रति वर्ग मील 2 से भी कम थी। 1901 में तो 1 वर्ग मील में 2 से भी कम आदमी रहते थे। लाहौल स्पीति का प्रशासन ब्रिटिश राज से भारत को जस का तस मिला है, जैसा था वैसा अब मिला है। अंग्रेज़ों को ये 1846 ईस्वी में कश्मीर के राजा गुलाब सिंह के जरिए मिला था। अंग्रेज इनके जरिए पश्चिमी तिब्बत के ऊन वाले क्षेत्रों में प्रवेश करना चाहते थे और तिब्बत में जाने का रास्ता क्या था? लाहौल स्पीति। तिब्बत में अंग्रेजी साम्राज्य के दूरगामी हित भी थे, उनको अपना फ़ायदा भी लग रहा था। जो भी हो, 1846 में कुल्लू, लाहौल, स्पीति ब्रिटिश के अधिकार के अंदर आ गए थे। ब्रिटिश ने इनके ऊपर अपना अधिकार कर लिया था। अंग्रेज़ों ने पहले सुप्रीटेंडेंट के अधीन थे, फिर 1847 में वे कांगड़ा जिले में शामिल कर दिए गए। लद्दाख मंडल के दिनों में भी स्पीति का शासन एक नोनो द्वारा चलाया जाता था। और नोनो क्या था? वहाँ का स्थानीय शासक था, उसको क्या कहते थे? नोनो कहते थे। ब्रिटिश भारत में भी कुल्लू के असिस्टेंट कमिश्नर के समर्थक से ये नोनो कार्य करता रहा है। इसका अधिकार क्षेत्र केवल द्वितीय दर्जे के मजिस्ट्रेट के बराबर था, लेकिन स्पीति के लोग इसे अपना राजा नहीं मानते थे। राजा नहीं है तो दमयंती जी को रानी मानते हैं, नल और दमयंती। 1873 में स्पीति रेगुलेशन पास हुआ, जिसके तहत लाहौल और स्पीति को विशेष दर्जा दिया गया। ब्रिटिश भारत के अन्य कानून यहाँ लागू नहीं होते थे। रेगुलेशन के अधीन प्रशासन के अधिकार नोनो को दिए गए, वहाँ के स्थानीय शासक को दे दिए गए, जिसमें मालगुजारी इकट्ठा करना और छोटे छोटे फौजदारी के मुकदमों का फैसला करना भी शामिल था। ये सारे काम कौन करता था? वहाँ का शासक ही करता था। उसके ऊपर के मामले वह कमिश्नर के पास भेज देता था। उन दिनों लाहौल स्पीति का वृत्तांत कांगड़ा जिले के अंतर्गत कुल्लू तहसील में मिलता है। स्वराज्य के बाद, आज़ादी के बाद 1960 में लाहौल स्पीति पंजाब राज्य के अंतर्गत एक अलग जिला बना दिया गया। इन्हें वर्तमान में कहाँ है? लाहौल स्पीति पंजाब राज्य का एक अलग से क्या है? जिला है। तो लाहौल स्पीति उनका उत्तरी छोर का जिला हो गया। ये देश का सबसे अधिक दुर्गम क्षेत्र है, कठिनता से पहुंचने वाला क्षेत्र है। स्पीति जिसका अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार बता रहा है। स्पीति 31.42 और 32.59 अक्षांश उत्तर में और 77.26 और 78.42 पूर्व देशांतर के बीच में स्थित है। ये चारों ओर से ऊंचे ऊंचे पहाड़ों का कैदी है। स्पीति के चारों ओर क्या है? ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, बीच में स्पीति बसा हुआ है। इन पहाड़ों की औसत ऊंचाई 18,000 फीट है। ये पहाड़ उसे पूर्व में तिब्बत, पश्चिम में लाहौल, दक्षिण में किन्नौर और उत्तर में लद्दाख से अलग करते हैं।
इसकी मुख्य घाटी इसी नाम की स्पीति नदी की घाटी है। वहाँ पर नदी भी कौन सी बहती है? स्पीति बहती है। स्पीति पश्चिमी हिमालय में लगभग 16,000 फीट की ऊंचाई से निकलकर पूर्व में तिब्बत में बहती है, वहाँ से स्पीति में आती है। स्पीति में से बहकर के वह पुराने रामपुर बुसहर राज्य में अब किन्नौर जिले में बहती हुई सतलज में मिल जाती है। मेरी इस स्पीति नदी से प्रीति प्रेम है। स्पीति में मैं सिर्फ इसी नदी को पहचानता हूँ, सुनता हूँ कि कोई पारा नदी भी है, फिर घाटी है। स्पीति के अलावा पिन की घाटी प्रसिद्ध है। मान भाई से उनका किस्सा सुना है। अत्यंत बीहड़ और वीरान है, सुनसान है, जंगली है। इनमें से शायद स्पीति की घाटी आबाद है, जहाँ पर मनुष्य रहते हैं, बाकी तो वीरान और सुनसान है। जैसे वह आबाद है, वह आप देख ही रहे हैं, प्रति वर्ग मील 4 से भी कम लोग रहते हैं। इन बहुत ही कम व्यक्ति वहाँ पर निवास करते हैं। अचरज ये नहीं कि इतने कम लोग क्यों हैं, अचरज ये है कि इतने लोग भी कैसे बस गए। भाई इतने लोग वहाँ पर कैसे चल गए जिनका जीवन यापन करना बहुत ही कैसा है, कठिन है, जहाँ पर पहुँचा भी नहीं जा सकता है, क्योंकि ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं चारों तरफ। मैंने जब भी स्पीति की विपत्ति बताई है तो लोगों ने यही पूछा कि आखिर तब भी लोग वहाँ क्यों रहते हैं। इतनी कठिनाई है, जीवन यापन करना भी कठिन है, फिर भी वहाँ पर लोग क्यों रहते हैं। 8-9 महीने शेष दुनिया से कटे हुए हैं, केवल 2-3 महीने ही वहाँ पर क्या होते हैं, रास्ते बने रहते हैं। उसके बाद तो वहाँ पर बर्फ़ गिरती रहती है और 8-9 महीने बाहरी दुनिया से उनका संपर्क कट जाता है। ठंड में ठिठुर रहे हैं, सिर्फ एक फसल उगाते हैं। वहाँ पर कितनी फसलें होती हैं? एक फसल होती है। लकड़ी भी नहीं है कि घर गरम रख सकें, बताएंगे। व्रती नहीं है, फिर क्यों रहते हैं वहाँ पर? यानी कोई सहारा नहीं है वहाँ पर, आग जलाने का भी सहारा नहीं है, लकड़ी भी नहीं है, फिर भी वहाँ पर वो क्यों रहते हैं? क्या अपने धर्म की रक्षा के लिए रहते हैं? अपनी जन्मभूमि के ममत्व के कारण रहते हैं, या इस मजबूरी में रहते हैं कि कहीं और नहीं जा सकते? कहाँ जाएं? या फिर और बातों के साथ साथ ये सब कारण हैं, मैं नहीं जानता। मैं तो इतना ही देखता हूँ कि यहाँ रह रहे हैं, इसलिए रह रहे हैं, और कोई तर्क नहीं है। तर्क से हम किसी चीज़ को भले ही सिद्ध कर सकें, स्पीति में रहने को नहीं सिद्ध कर सकते कि वो स्पीति में क्यों रह रहे हैं, क्या कारण है। लेकिन तर्क का इतना मोह क्यों? ज़्यादा करके संसार और निर्वाण अतर्क्य हैं, मोक्ष तर्क से परे हैं। स्पीति नदी के साथ साथ मेरा थोड़ा परिचय स्पीति के पहाड़ों से भी है, उनके बारे में थोड़ा बहुत जानता हूँ। स्पीति के पहाड़ लाहुल से ज़्यादा ऊंचे, नंगे और भव्य हैं, सुंदर हैं। इनके सिरों पर स्पीति के नर नारियों का आर्तनाद जमा हुआ है। शिव का अट्ठास नहीं, हिम का आर्तनाद है। केवल वहाँ पर बर्फ ही बर्फ है, जो वहाँ के लोगों के जीवन को और कठिन बनाने वाला है। ठिठुरन है, गलन है, व्यथा है, दुख है, पीड़ा है। इस व्यथा की कथा इन पहाड़ों की ऊंचाई के आंकड़ों में नहीं की जा सकती। फिर भी जो सुंदरता को इंच में मापने के अभ्यासी हैं, वे भला पहाड़ को कैसे बक सकते हैं? वे ये जान लें कि स्पीति मध्य हिमालय की घाटी है, हिमालय के बीच में स्थित है, जिसे वे हिमालय जानते हैं। स्केटिंग, सौंदर्य प्रतियोगिता, आइसक्रीम और छोले भटूरे का कुल्लू मनाली, शिमला, मंसूरी, नैनीताल, श्रीनगर, वह सब हिमालय नहीं है। हिमालय का तलवा है, हिमालय के वो नीचे हैं। शिवालिक या पीर पंचाल या ऐसा ही कुछ उसका नाम है, ये तलहटी है। रोहतांग जोत के पार मध्य हिमालय है, उसमें ही लाहुल स्पीति की घाटियां हैं। इसलिए हिमालय किसको माना जाए? स्पीति को माना जाए। इन घाटियों की औसत ऊंचाई मापी गई है। श्री कनिंघम के अनुसार लाहुल की समुद्र सतह से ऊंचाई 10,535 फीट है और स्पीति की 12,986 फीट है।
यानी लगभग 13,000 फीट तो औसत उनकी क्या है, समुद्र तल से ऊंचाई है। इतने ऊंचे बसे हुए हैं। मध्य हिमालय की जो श्रेणियां स्पीति को घेरे हुए हैं, उनमें से जो उत्तर में है उसे बारालाचा श्रेणी का विस्तार समझें। बारालाचा दर्रे की ऊंचाई का अनुमान 16,221 फीट से लगा करके 16,500 फीट तक लगाया गया है। इस पर्वत श्रेणी में 2 चोटियों की ऊंचाई 21,000 फीट से भी अधिक है। दक्षिण में जो श्रेणी है वह माने श्रेणी कहलाती है। और इसका क्या अर्थ है, कहीं ये बौद्धों के माने मंत्र के नाम पर तो नहीं है। भाई बौद्धों का जो माने मंत्र है उसके नाम पर तो इस पहाड़ी का नामकरण नहीं किया गया है। ओम मणि पद्मे हूँ इनका बीज मंत्र है। इसका बड़ा महत्व है, इसे संक्षेप में माने कहते हैं। कहीं इस श्रेणी का नाम इस माने के नाम पर तो नहीं है। अगर नहीं है तो करने जैसा है, या इन पहाड़ों में माने का इतना जाप हुआ है, माने मंत्र का इतना मंत्रोच्चार हुआ है कि ये नाम उन श्रेणियों को दे डाल सकना ही सहज है। इसलिए इन पहाड़ियों का नाम क्या रखा गया है, माने पहाड़ियाँ। इंपीरियल गजेटियर में माने श्रेणी की ऊंचाई 21,646 फीट बताई गई है। ये तो इस श्रेणी की किसी चोटी की ऊंचाई होगी। पूरी श्रेणी की ऊंचाई तो एक नहीं होगी। इसमें जो छोटी छोटी चोटियां हैं उनकी ऊंचाई भी 17,000 फीट से अधिक है। कई गांव समुद्र की सतह से 13,000 फीट से भी ऊंचे बसे हैं। एक या दो 14,000 फीट की ऊंचाई पर हैं। ये मध्य हिमालय है और इसके अंदर स्पीति स्थित है। इसके पार बाह्य हिमालय दिखता है। इसकी एक चोटी 23,064 फीट ऊंची बताई जाती है। उसमें कई चोटियां 20,000 फीट से भी ऊंची हैं। मैं ऊंचाई के माप के चक्कर में नहीं हूं, न इनसे होड़ लगाने के पक्ष में हूं। वह एक बार लोसर में जो कर लिया सो इन ऊंचाइयों से होड़ लगाना मृत्यु है, क्योंकि इतनी ऊंचाई पर पहुंचा भी नहीं जा सकता है। मृत्यु को गले लगाना है। हाँ, कभी कभी उनका मान मर्दन करना मर्द और औरत की शान है। मैं सोचता हूँ कि देश और दुनिया के मैदानों और पहाड़ों से युवक युवतियाँ आएँ और पहले तो स्वयं अपने अहंकार को गलाएं, फिर इन चोटियों के अहंकार को चूर करें, इनको फतह करें, उस आनंद का अनुभव करें जो साहस और कुव्वत से यौवन में ही प्राप्त हो सकता है, जवानी में प्राप्त किया जा सकता है। अहंकार का ही मामला नहीं है। ये माने की चोटियाँ बूढ़े लामाओं के जाप से उदास हो गई हैं। युवक युवतियाँ किल्लोल करें तो ये भी हर्षित हों, ये भी प्रसन्न हों। यहाँ पर लोग आएँ, पर्यटन के लिए आएँ। अभी तो इन पर स्पीति का आर्तनाद जमा हुआ है। लोगों की मृत्यु के उनके शोक के स्वर यहाँ पर जमे हुए हैं। वह इस युवा अट्ठास की गर्मी को कुछ तो पिघला सकें। ये एक युवाओं का निमंत्रण है कि वो स्पीति में आएँ और स्पीति में आकर के और कुछ कोलाहल करके इन घाटियों को फिर से वो हरा भरा बनाएं। लाहुल की तरह ही स्पीति में भी 2 ऋतुएं होती हैं। कहीं मैंने 6 ऋतुओं का बखान किया है कि 6 ऋतुएं होती हैं। वह अभ्यास दोष के कारण है, या जून से सितंबर तक एक ही अल्पकालीन बसंत ऋतु है। जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर 4 महीने की एक ऋतु होती है। कौन सी? बसंत ऋतु। तो उसके बाद में कौन सी ऋतु होती है? शीत ऋतु। 2 ही ऋतुएं होती हैं। शेष वर्ष शीत ऋतु होती है। बसंत में जुलाई में औसत तापमान 15 डिग्री सेंटीग्रेड और शीत में जनवरी में औसत तापमान 8 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। औसत से कुछ ज़्यादा नहीं लगता। बसंत में दिन गर्म होते हैं, रात ठंडी होती है। शीत में क्या होता है इसकी कल्पना की जा सकती है, कभी रह कर के देखा भी जा सकता है कि सर्दी की ऋतु के अंदर बहुत अधिक क्या होती है, गलन होती है, ठंडक होती है। स्पीति में बसंत लाहुल से भी कम दिनों का होता है। बसंत में भी यहाँ फूल नहीं खिलते, न हरियाली आती है, न वह गंध होती है
दिसंबर से घाटी में फिर बर्फ़ पड़ने लगती है, अप्रैल मई तक रहती है। यहाँ ठंडक भी लाहौल से ज़्यादा पड़ती है, नदी नाले सब जम जाते हैं, हवाएं तेज़ चलती हैं, मुँह हाथ जो भी अंग खुले हैं उनमें जैसे सूल की तरह वो चुभती हैं, कांटे की तरह ठंडी हवा चुभती है। स्पीति में लाहौल से भी कम वर्षा होती है। मध्य हिमालय मानसून की पहुंच के परे है, यहाँ बरखा बहार नहीं है। कालिदास को अपने ऋतु संहार नाटक में यहाँ वर्षा का तो संहार ही करना पड़ेगा। कालिदास में वर्षा का क्या ठाट है, ये वर्षा वर्णन इस प्रकार शुरू होता है। कैसे? प्रिय, जल की फुहारों से भरे बादलों के मतवाले हाथी पर चढ़ा हुआ, चमकती हुई बिजलियों की झंडियों को फहराता हुआ और बादलों की गरज के नगाड़े बजाता हुआ ये कामीजनों का प्रिय पावस राजाओं का सा ठाट बाट बन करके आ पहुंचा है। लेकिन वहाँ पर स्पीति के अंदर तो बारिश भी नहीं होती है, ये केवल नाटकों के अंदर काल्पनिक वर्णन किया गया है। ये पावस यहाँ नहीं पहुँचता है, राजाओं की तरह ठाट बाट वाली जो वर्षा ऋतु है वो स्पीति में नहीं पहुँच पाती है। कालिदास की वर्षा की शोभा विंध्याचल पर्वत में है, हिमाचल की इन मध्य की घाटियों के अंदर नहीं है। मैं नहीं जानता कि इसकी सुंदरता लाहौल स्पीति के नर नारी समझ भी पाएंगे या नहीं। वर्षा उनकी संवेदन का अंग नहीं है, वह ये जानते नहीं हैं कि बरसात में नदियां बहती हैं, बादल बरसते हैं, मस्त हाथी चिंगारते हैं, जंगल हरे भरे हो जाते हैं, अपने प्यारों से बिछड़ी हुई स्त्रियां रोती कलपती हैं, मोर नाचते हैं, बंदर चुप मारकर गुफाओं में जा छिपते हैं। अगर कालिदास यहाँ आकर कहें कि अपने बहुत से सुंदर गुणों से सुहानी लगने वाली स्त्रियों का जी खिलाने वाली पेड़ों की टहनियाँ और बेलों की सच्ची सखी तथा सभी जीवों का प्राण बनी हुई वर्षा ऋतु आपके मन की सब साधें पूरी करें, तो शायद स्पीति के नर नारी यही पूछेंगे कि ये देवता कौन है, कहाँ रहता है, यहाँ क्यों नहीं आता। क्योंकि उनका कभी वर्षा ऋतु से साक्षात्कार होता ही नहीं है, वहाँ पर वर्षा बिल्कुल होती ही नहीं है। वर्षा जानती ही नहीं कि वर्षा होने पर क्या होता है, नदी नाले आते हैं, बाढ़ आती है, इस चीज़ का उन्हें पता ही नहीं है। स्पीति में कभी कभी बारिश होती है। वर्षा ऋतु यहाँ मन की साध पूरी नहीं करती है, धरती सूखी ठंडी और बंधे रहती है, बंजर रहती है। स्पीति में साल में एक फसल होती है। मुख्य फसलें हैं दो किस्म का जौ, गेहूं, मटर और सरसों। इनमें से जो मुख्य है, सिंचाई का साधन पहाड़ों से आ रहे नदी नाले हैं उनके द्वारा सिंचाई की जाती है, या उन पर बनाए गए पुल हैं। ये नालियाँ पहाड़ों के किनारे किनारे बहुत दूर तक चली जाती हैं। स्पीति नदी का तट इतना चौड़ा है कि इसका पानी किसी काम में नहीं आ पाता। स्पीति में ऐसी भूमि बहुत है जो खेती लायक बनाई जा सकती है। शर्त केवल इतनी है कि इसके लिए स्पीति में जल उलीचा जाए या फिर पानी का कोई ऐसा स्रोत पहुंचाया जाए। स्पीति में कोई फल नहीं होता है, मटर और सरसों को छोड़कर कोई सब्जी नहीं होती है। दो सब्जी होती है, मटर की और सरसों की। और फसलों में मुख्य फसल कौन सी है? जौ की फसल है, और वहाँ पर कोई फल नहीं होता है। शायद ऊंचाई, वायुमंडल के दबाव में कमी, ठंड की अधिकता, वर्षा की कमी वगैरह के कारण यहाँ पेड़ नहीं होते, इसलिए स्पीति विशेषकर नंगी और वीरान है, सुनसान है। वर्षा यहाँ एक घटना है, एक सुखद संयोग है। हम काजा के डाक बंगले में सो रहे थे तो लगा कि कोई खिड़की खड़खड़ा रहा है। आधी रात का भी पिछला पहर था। इस समय कौन है? लैंप की लो तेज की, खिड़की का एक पल्ला खोला तो तेज हवा का झोंका मुंह और हाथ को जैसे छीलने लगा। ठंडी हवा आ रही थी। मैंने पल्ला भिड़ा दिया, बंद कर दिया। उसकी आड़ से देखने लगा, देखा कि बारिश हो रही है। मैं उसे देख नहीं रहा था, केवल सुन रहा था। अंधेरा, ठंडे और हवा का झोंका आ रहा था, जैसे बर्फ का अंश लिए तुषार जैसी बूंदें पड़ रही थी, जैसे नगाड़े पर थाप पड़ रही थी।
दुंगछेन को हवा बजा रही थी, हमारे उस जो ट्रेन का जो छप्पर था उसको हवा बजा रही थी। महासंघ की ध्वनि घाटी में तैर रही थी। स्पीति की घाटी में वर्षा हो रही थी। कमरे में ठंड बढ़ रही थी। मैं बिस्तर में पड़ा पड़ा मालूम नहीं कब सो गया। सुबह उठा, चाय पीते पीते सुना कि स्पीति के लोग कह रहे हैं कि हमारी यात्रा शुभ है। स्पीति में बहुत दिनों के बाद क्या हुई है, बारिश हुई है। ये इनके अभ्यास प्रश्न हैं जो इनको करने हैं। पाठ के साथ वाले करने हैं, पाठ के आसपास वाले हैं उनको आप छोड़ सकते हैं। और इनके शब्दार्थ आपको करने हैं। ठीक है बेटा, जय हिंद।